सभी साथियों का एक बार मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने पोर्टल पर। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, तो हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सामने लिखा हुआ है। देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो निवेदन आपसे रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, और फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार का है। लगभग 10 सेकंड का समय मिलेगा, 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा, आपको इसका आंसर लगाना है। पहला प्रश्न है, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका आंसर। इसमें आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। मराठा उद्योग पुरस्कार मराठा उद्योग पुरस्कार रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नीलेश सावरे, सोनाली कुलकर्णी, सुरेश हवारे, सचिन बदाने, पुष्पेंद्र खेगड़े। तो ये आंसर है नीलेश सावरे। नीलेश सावरे को यहां पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार है, जिसका नाम है, पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार एक संस्था की तरफ से दिया जाता है। एक संस्था है, उसकी तरफ से दिया जाता है, जिसका नाम है मराठा उद्यमी मराठा उद्यमी विकास एवं मार्गदर्शन संस्था। मार्गदर्शन संस्था, ये एक संस्था है। ठीक है, मराठा उद्यमी विकास एवं मार्गदर्शन संस्था, उसके आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नीलेश सावरे हैं, ये भी एक संस्था के मालिक हैं। ये इनकी स्कूल संस्था, जिसका नाम है, एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक शैक्षणिक एवं सामाजिक फाउंडेशन। इसके जनक और संस्थापक हैं। ठीक है, ये संस्थापक हैं, और दरअसल में ये उद्योगपति के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बताइए इसका आंसर। 10 से 20 सेकंड का समय है।
देखिए एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि शायद दूसरे क्वेश्चन में उतनी ज़्यादा आवाज़ या वॉइस क्लियर नहीं थी। मैंने शायद धोखे से माइक जो है वो बंद कर दिया था। तो चलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि गोंड कला किस राज्य से संबंधित है। तो गोंड कला आपकी संबंधित है विशेषकर मध्य प्रदेश से, और इसको अभी हाल में ही भौगोलिक संकेत का एक टैग प्रदान किया गया है गोंड कला को। तो गोंड कला से रिलेटेड टैग मिला हुआ है, और ये जो टैग होता है वो विशेष क्षेत्रों में उत्पादन के आधार पर, निर्माण के आधार पर प्रदान किया जाता है। और दरअसल में ये गोंड कला पेंटिंग से रिलेटेड है, और इसमें पेंटिंग जो है वो भगवान है, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि की कलाकृतियों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका गोंड कला से। तो गोंड कला मध्य प्रदेश संबंधित है, और ये गोंड कला के जो लोग हैं वो प्रसिद्ध पेंटिंग बनाते हैं जिनमें ये सभी प्रकार की कलाकृतियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ये विशेष क्षेत्रों के आधार पर दिया जाता है, ये कृषि में भी दिया जाता है, फसलों के लिए भी दिया जाता है, तो आज के समय में बहुत सारे क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन में पीछे से आपको रिप्रेजेंट बता देता हूं कि इसमें वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, तो इस वजह से शायद ये आप लोगों को तक पहुंच नहीं पा रही होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के FY GDP पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक घटाया है? ठीक है, तो ये प्रतिशत घटाया है 5.9%। 5.9%, और ये आंकड़ा है 2023-24 का। 2023-24 का आंकड़ा है कितना? 5.9%। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 2022-23 में, क्योंकि 2022-23 में इस बार जो वित्तीय वर्ष है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो 2023 में ये आंकड़ा 5.9 है, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा था। ये आंकड़ा था आपका विशेषकर 6.8% के आसपास था। और अभी भी हालांकि ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि ये इस बार यानी जो नई वित्तीय वर्ष है इसमें आपका 5.9 है, और 2022-23 में 6.8 था। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि आरबीआई ने भी अपना एक आंकड़ा दिया है। तो आरबीआई ने कहा था कि आंकड़ा जो है वो घटा जरूर है, लेकिन ये आईएमएफ के आंकड़े से बिल्कुल अलग है। आरबीआई के अनुसार आरबीआई ने ये कहा है कि निश्चित तरीके से इसमें काफी कुछ कमी आई है। तो आरबीआई ने ये आंकड़ा दिया है वो 6.9। 6.4। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल पीछे बताई है, पूरी कहानी बताई है, वो आप पिछले देख लीजिएगा, उसमें आवाज नहीं आ रही थी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। थोड़ा सा बैटरी लो है, मैंने इसमें थोड़ा सा सेल चेंज किया, मुझे लग नहीं रहा था आवाज आ रही होगी। ठीक है, अब आ रही होगी आपको प्रॉपर। तो जल्दी से देखते हैं, चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। फोर्थ प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है जिन्होंने ऑनलाइन जुए पर क्या लगाया प्रतिबंध? तो इनका नाम है रवि नारायण रवि, रवि इंद्र नारायण रवि। राज्यपाल हैं जिन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, स्वीकृति दी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन जुआ होता है
यानी इन आप ऑनलाइन माध्यम से आप तमाम तरीके के गेम खेलते हैं, जैसे रमी खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो ऑनलाइन जुआ ये पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। अब जैसे मान के चलिए अगर मद्रास में देखा जाए या तमिलनाडु में देखा जाए, तो यहाँ जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं जिनसे पैसा हम लोग अर्न करते हैं खेलों में, जैसे आईपीएल है, इनमें पैसा बैन कर दिया पूरी तरीके से। और अगर देखा जाए तो जो ड्रीम 11 होता है या मोबाइल प्रीमियर लीग होता है जिसे हम एमपीएल कहते हैं, इसके अलावा हम माई 11 सर्किल, बहुत सारे तमाम एप्लीकेशन हैं जो जुए या सट्टेबाजी के लिए हैं, तो ये सारे के सारे ऐप वहां काम नहीं करते, तमिलनाडु में काम नहीं करते। तो ये पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने राज्यपाल के आधार पर ही काम कर दिया है, ठीक है, जबकि ये काम राज्यपाल को ना होकर मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहां पॉइंट याद रखना है, तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु के सीएम, इनका नाम है एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, ठीक है। एम के स्टालिन ने विधेयक के विरोध में, विधेयक के विरोध में नया विधेयक, नया विधेयक विधानसभा में रखा, विधानसभा में रखा, मतलब ये इसके प्रतिबंध से नाराज हैं और उन्होंने एक नया विधेयक रखा और उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल महोदय ने विधेयक रखा है उस विधेयक को निरस्त कर दिया जाए और जितने भी जुए के प्लेटफॉर्म है वो जारी रखें, ठीक है। इन्होंने कहा राज्य की कमाई इन्हीं प्लेटफॉर्म से होती है, तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया है, ठीक है। लेकिन ये राज्यपाल पहले ऐसे राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है रविंद्र नारायण सिंह या नवीन नारायण रवि, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुए को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने इसके बारे में बहुत सारी कहानी सुनाई थी, आपको याद हो, मैंने कल बताया था कि गृह मंत्रालय के अनुसार प्राइवेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने गांवों की पहचान की गई थी, बस केवल गांव की संख्या नहीं पूछी गई थी। कल पूछा गया था कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो मैंने कल बताया था वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो चीन के पास सीमावर्ती क्षेत्र है, और वहां विशेषकर नए गांव इस प्रोग्राम के तहत जोड़े जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत नए गांव जोड़े जाएंगे, ठीक है। और कल इसका उद्घाटन किया था गृह मंत्रालय ने, और अमित शाह ने इसका उद्घाटन भी किया था, मैंने कल बताया था क्वेश्चन। लेकिन आज ये पूछ रहा है कि कितने गांव हैं, तो मैं बता रहा हूं इस गांव में जो सिलेक्ट गांव है वो सीमा वाले गांव हैं। सीमा का मतलब जो चीन के बॉर्डर से लगे हैं, उन गांव को ट्रेनिंग के आधार पर तैयार किया जाएगा जिससे वो चीन के साथ कुछ काम कर सकें, यानी चीन की चुनौतियों का सामना कर सकें, और वहां इंडियन आर्मी अपना काम करेगी, ठीक है। तो ये 3,000 गांव जो है सिलेक्ट किए गए हैं। कल ये संख्या नहीं पूछी गई थी, इसके बारे में पूछा गया था, तो 3,000 गांव, और ज्यादातर ये गांव जो है वो चीन की सीमा वाले होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदेश होंगे या गांव होंगे वो अरुणाचल के होंगे। तो विशेषकर ये जो प्लानिंग की गई है अरुणाचल प्रदेश के लिए की गई, लेकिन इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा चीन के समीप जो राज्य हैं जैसे सिक्किम, तो सिक्किम भी अरुणाचल प्रदेश की तरह है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, तो एक दो तीन चार पांच हैं चीन से सटे हुए राज्य। लेकिन जो पूर्वी हिमालय वाले राज्य हैं वो दो ही राज्य हैं, अरुणाचल और सिक्किम। तो पहले ये विशेषकर योजना अभी उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में नहीं होगी, यह राज्य सम्मिलित नहीं किए गए, अभी केवल अरुणाचल प्रदेश को ही सम्मिलित किया गया है। तो जल्दी से आप लोग टिक लगा लीजिए इसमें भी। आप चलिए छठे प्रश्न पर।
ग्रीको रोमन, उस भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान का नाम बताइए जिसने अभी पदक जीता। तो वो पहलवान है विकास सिंह, जिन्होंने ये पदक जीता। और ये पदक विकास सिंह ने जीता है कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता। और ये जो कांस्य पदक जीता है वो कहां जीता है, तो ये है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। ठीक। अब ये जो कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हुई, ये हुई अस्ताना, ये अस्ताना कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान में आयोजित हुई है। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। और यहां भारत ने कुल 4 पदक जीते। भारत ने कितने पदक, लेकिन चारों के चारों भारत के कांस्य पदक ही हैं। कांस्य पदक भारत ने जीते। किसने किसने जीते जरा देखते हैं। तो विकास सिंह ने एक पदक जीता, विकास सिंह ने जीता है 72 कैटेगरी में, 72 केजी, 72 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है इन्होंने। और 3 भारतीय और हैं जिन्होंने जीता, जैसे सुमित कुमार, सुमित कुमार ने जीता है 60 केजी में। रोहित दहिया, इन्होंने जीता 82 केजी में। और नरेंद्र चीमा, नाइन्टी 7 केजी में। तो ये हैं आपके 4 पदक जो इस बार आए थे। ठीक है, और यही प्रतियोगिता जब 2022 में हुई थी, यही प्रतियोगिता 2022 में हुई थी, तो 2022 की प्रतियोगिता में, 2022 की जो चैंपियनशिप थी, इसमें भारत ने 5 पदक जीते थे। कितने पदक, 5। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में एशियाई विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। ठीक। तो अप्रैल 2023 में एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय उद्यम में, यानी कौन से भारतीय उद्यम में, तो 150 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना बनाई। एशिया विकास बैंक ने किस भारतीय उद्योग में 150 करोड़ रुपए का निवेश, यानी ये भारतीय उद्योग कौन सा है, वो है आपका टाटा पावर, टाटा पावर दिल्ली वितरण, दिल्ली वितरण निगम, टाटा पावर दिल्ली
कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसमें लगाया, किसने लगाया? एशियाई बैंक ने, ठीक है। अब इसके लिए मीटिंग हुई, बैठक हुई। मनीला, फिलीपींस। तो मीटिंग हुई मनीला फिलीपींस में, वहां निर्णय ये लिया गया। अब क्यों किया गया, सॉरी, 'बिजली की आपूर्ति'। दिल्ली में पूरा करना। तो दिल्ली में किसी भी प्रकार से बिजली की आपूर्ति को रोका जा सके या बिजली की आपूर्ति ना हो, इसलिए ये मंजूरी हुई है टाटा पावर दिल्ली वितरण निगम के द्वारा। तो जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने 28 और 29 अप्रैल, 28 और 29 अप्रैल को किस शहर में? तो हैदराबाद। हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। ठीक है, ये आयोजन किया। ये राज्य सरकार का वार्षिक मंथन कार्यक्रम। राज्य सरकार के वार्षिक मंथन कार्यक्रम द्वारा इसको चालू किया गया। जिसकी घोषणा की गई है केटी रामाराव, के टी रामाराव, केटी रामाराव जो हैं वो आईटी मिनिस्टर हैं। आईटी मिनिस्टर हैं कहां? राज्य सरकार में। तो ये हैदराबाद में शुरू हुआ है। तो ये मेन मेन पॉइंट है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न कह रहा है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये अभी एक देश की यात्रा पर गए जिसका नाम है युगांडा।
तो यह पूछा रहा है किस देश में इन्होंने तुलसी घाट स्टेरोशन प्रोजेक्ट शुरू किया। तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। बताइए कौन सा देश है? तो केन्या है, युगांडा है, अल्जीरिया है, सूडान है, घाना है। बताइए इसका आंसर। तो ये युगांडा है और युगांडा की कैपिटल है यही ये इन्होंने यहीं पर किया जिसका नाम है कंपाला। कंपाला यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। तो ये उद्घाटन कहां किया? ओवरसीज फ्रेंड्स ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ये कार्यक्रम चालू हुआ है। तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न 10 में। किसी राज्य सरकार द्वारा, तो ये राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने छोटे डेयरी किसानों को आजीविका के उत्थान के लिए यानी अपने जीवन को चलाने के लिए एक योजना का परिचय दिया जिसका नाम है संजीवनी। एक योजना बनाई है संजीवनी। ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश में है। संजीवनी योजना के तहत डेली मेडिसिन एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को आजीविका के अच्छे साधन उपलब्ध कराना, इसलिए इस कार्यक्रम को चालू किया गया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो जाने से पहले आप लोगों से वही 2 निवेदन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए आप स्टडी वेब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।